गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के डिजिटल क्लास में हम लोग हिस्ट्री से लेसन नंबर 8 वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पहले भारत जो था वो इस्लामिक रूल्स था हमारे यहाँ। उसके बाद अंग्रेज़ों का टाइम आया, अंग्रेज आए और पुरानी जो वैदिक सिस्टम्स में हमारी जो सोसाइटी थी, उस सोसाइटीज़ के कुछ अपने इम्पोर्टेंट कुछ कैरेक्टर्स रहे हैं, कुछ कंडीशंस रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का हमारी सोसाइटी के ऊपर एक अलग तरीके का प्रभाव पड़ा। वो प्रभाव कैसा था, उसमें क्या समस्याएं थी। 18th सेंचुरी के आसपास हमारी कंट्री में वुमेन्स की, महिलाओं की क्या स्थिति थी, उनकी क्या प्रॉब्लम थी, ये हमारा कास्ट सिस्टम था, इसकी वजह से सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम थी। और वो वक्त ऐसा भी था जब हम आज़ादी की लड़ाई भी लड़ रहे थे। उस परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो भारत की जो सामाजिक व्यवस्था थी वो काफ़ी बिखरी हुई थी, लोगों में एकता भी नहीं थी, सोसाइटी में बहुत सारी समस्याएं थी। तो इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर हम आज का ये चैप्टर जो है वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म, उसी से ये चैप्टर रिलेटेड है और इसके बारे में हम जानकारी इकट्ठा करेंगे, देखेंगे कि समस्याएं क्या थी, उसका समाधान कैसे निकल कर आया और किस तरीके से फिर हम आगे एक एडवांस सोसाइटी की तरफ बढ़े। ये जो जर्नी थी वो कैसी थी, किस तरीके से थी, इसके बारे में ये चैप्टर है। कंडीशंस ऑफ वुमेन ड्यूरिंग 18th सेंचुरी। यहाँ पे आप ये जान लें कि महिलाओं की जो समस्या थी, वो समस्या सबसे पहले तो उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं था। दूसरी समस्या थी अर्ली चाइल्ड मैरिज, बहुत कम उम्र में उनकी शादी हो जाती थी। फिर उन्हें एक कमोडिटी के तौर पे देखा जाता था। लोग ये एक्सपेक्ट करते थे कि महिलाओं के लिए सिर्फ घर की चार दीवारी है, वो इसके भीतर रहे, घर के कामों में रहे, सोसाइटी में वो एक्टिवली पार्टिसिपेट न करे। पर्दा प्रथा था। शादी विवाह का डिसीजन भी उनके घर के बड़े पेरेंट लेते थे। उनके पास अपना कोई विश नहीं हुआ करता था। विडो मैरिज का कोई प्रोविज़न नहीं था, सतीदाह प्रथा का सिस्टम था। और ये सब जो सिस्टम्स थे वो सोसाइटी में एक बड़ा बैरियर क्रिएट कर रहे थे। महिलाओं की स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, वो एजुकेटेड नहीं थी, कई तरह की रूढ़िवादी समस्याओं में, रूढ़िवादी परंपराओं में वो बंधी हुई थी, जकड़ी हुई थी। कम उम्र में उनकी शादी, शिक्षा की कोई अनुमति नहीं, पर्दा प्रथा में रहना है, समाज में आगे बढ़ के वो काम नहीं कर सकती थी। तो ये सब जो समस्या थी, इसका हमारे सोसाइटी पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा था। उत्तर भारत में सतीदाह प्रथा थी, जो महिलाओं के पति गुजर जाते थे, जिनकी मृत्यु हो जाती थी, उनकी चिता के साथ ही जल के आग में खुद को भी खत्म कर लेना होता था। इस तरह के रूढ़िवादी समस्याएं और परंपराएं देश में चल रही थी। काफ़ी कष्टकारी स्थिति थी। मुख्य रूप से नॉर्थ इंडिया में ये समस्या थी। साउथ इंडिया की समस्या थोड़ी डिफरेंट थी, नॉर्थ ईस्ट की समस्या थोड़ी डिफरेंट थी। नॉर्थ ईस्ट में ये समस्या कुछ कम थी, नहीं थी, साउथ में भी कम थी। साउथ की समस्या क्या थी, वहाँ जो विडो होती थी, भले वो सती प्रथा में अपनी जान को वो खत्म नहीं करती थी, नहीं होता था ऐसा, कम होता था, बहुत कम साउथ इंडिया में। लेकिन विडो की स्थिति बहुत ख़राब थी। सोसाइटी का कोई भी प्लेजर उनके लिए नहीं था, बहुत कठिन जिंदगी थी। उनके अपने सर के बाल मुड़वा लेने होते थे, सफ़ेद वस्त्र धारण करके बचा खुचा खाना, किसी तरह परिवार के दूसरे लोगों के विश के ऊपर ही उनको अपना जीवन गुजारना होता था। वो सेकंड मैरिज नहीं कर पाते थे, विडो मैरिज का कोई प्रोविज़न नहीं था। एक पुरुष कई शादियाँ कर सकता था, लेकिन एक महिला अपने पति के गुजर जाने के बाद दूसरी शादी नहीं करती थी। समाज उसको बहुत हे दृष्टि से देखता था, उसे इसकी इजाज़त कतई नहीं थी। ये महिलाओं की स्थिति थी। फिर कास्ट की यदि बात करते हैं तो वैदिक सिस्टम के भीतर कास्ट सिस्टम इस तरीके का था। काम के आधार पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 क्लास क्लासिफाई किए गए थे।
ब्राह्मणों का काम होता था पढ़ना पढ़ाना, पृष्ठ का काम वो करते थे। क्षत्रिय जो थे युद्ध कला में माहिर होते थे, वो युद्ध वगैरह का अस्त्र शस्त्र का उनका ज्ञान बहुत अच्छा था, उसमें वो माहिर थे, वो इस कामों में थे। वैश्य जो थे वो बिजनेस क्लास था, व्यवसाय में थे, मर्चेंट्स थे, लैंड ओनर्स थे, ये लोग थे। शूद्र जो थे वो कॉमन पीपुल थे, सेवा का काम करते थे, पीजेंट्स थे, सर्वेंट्स थे, इस तरह के लोग थे। और इनसे इतर एक क्लास ऐसा भी था जिसको हम लोग बोलते थे अनटचेबल्स। अनटचेबल्स मीन्स बहिष्कृत, इन्हें छूना नहीं है, ये किसी को नहीं छू सकते, ये मंदिर में नहीं जा सकते, गांव का पानी नहीं पी सकते। इवन साफ सफाई का काम करने के लिए जब ये गांव में आते थे तो वो उसकी परमिशन लेते थे ताकि उनसे किसी का संपर्क न हो पाए। सोचिए उस समय सेप्टिक टॉयलेट का कोई कंसेप्ट नहीं था, सर के ऊपर स्क्रीटा को लोग धोते थे, माल बिस्टा। स्ट्रीट स्वीपर्स थे, क्लीनर्स का काम करते थे, सोसाइटी के बहिष्कृत लोग थे, किसी भी तरह का कोई मॉडर्निटी इनके भीतर नहीं था। इतने इंपॉर्टेंट काम करने वाले लोगों के पास रहने को घर नहीं था, गांव का पानी नहीं पी सकते थे, सोसाइटी से बाहर रहते थे। तो सामाजिक स्थिति बड़ी खराब थी। कास्ट सिस्टम, ऑर्थोडॉक्स बिहेवियर ऑफ द सोसाइटी, शिक्षा का कोई स्तर नहीं, महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं, एजुकेशन नहीं, प्लेजर नहीं, रिस्ट्रिक्शंस ढेर सारे। तो इस तरह के सोसाइटी और सिनेरियो को देखकर जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, जो उस समय के कुछ पढ़े लिखे लोग थे, जो समझदार लोग थे, उनको ये लगा कि समाज की इन कुरीतियों को दूर करना बहुत ज़रूरी है। दुनिया में जो तब्दीली आ रही है, जो डेवलपमेंट का काम चल रहा है, उसके साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए हमारी सोसाइटी को आगे आने के लिए एजुकेशन का स्प्रेड होना बहुत ज़रूरी है। समाज से जो ये रिस्ट्रिक्शंस हैं महिलाओं के ऊपर, इसको हटाना बहुत ज़रूरी है। उनको शिक्षित बनाना, जागरूक बनाना, उनको स्वस्थ बनाना, अनटचेबल्स की स्थिति को ख़त्म करना। सोसाइटी जो छोटे छोटे टुकड़े में बटी हुई है, इन सबको जब तक हम एक सूत्र में पिरोएंगे नहीं, तब तक हम कोई बड़ी आज़ादी की लड़ाई भी नहीं लड़ सकते, क्योंकि समाज बिखरा हुआ है, लोग एक दूसरे से कोई सरोकार नहीं है। इस तरह की परिस्थितियों के बीच देश के कुछ पढ़े लिखे समझदार लोग सामने आए और उन्होंने सामाजिक सुधार का सपना देखा, सोशल रिफॉर्म का सपना देखा, लोगों को एजुकेट करने का उनका एक मिशन, विजन बना। और ऐसे लोग में राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, मेनी मोर, बहुत सारे लोग, कुछ नॉर्थ इंडिया में काम कर रहे थे, कुछ पश्चिम भारत, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, वहाँ काम कर रहे थे, कुछ साउथ इंडिया में काम कर रहे थे। क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है, जगह जगह पे ये रियासतों में बटा हुआ था, राजा महाराजाओं में बटा हुआ था, और हर जगह के कुछ यूनिक समस्याएं थी, यूनिक तरह के एक्टिविटीज़ थे, कल्चर एक्टिविटीज़ थे। इन सबको मद्देनज़र रखते हुए हर जगह पे अलग अलग तरीके से ये आंदोलन स्टार्ट हुआ और एक नए भारत के निर्माण की तरफ ये देश को आगे ले गए। इसमें जो सबसे पहला और महत्वपूर्ण नाम आता है, वो नाम राजा राम मोहन राय का आता है। ये पश्चिम बंगाल से थे, 1772 में इनका जन्म हुआ था। बड़े कुलीन घराने से बिलोंग करते थे, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी हुई, इंग्लैंड में भी जाके इन्होंने पढ़ा, अंग्रेजी, हिब्रू, इन सब भाषाओं पे इनका एकाधिकार था। उन्हें संस्कृत भी बहुत अच्छी आती थी, ग्रीक भी बहुत अच्छी आती थी, बहुत अच्छे स्कॉलर थे, पर्शियन अरेबिक भी ये जानते थे, यानी आप कह सकते थे ये मल्टीलिंगुअल व्यक्ति थे, बहुत सारी भाषाओं की जानकारी रखते थे, मल्टी टैलेंटेड लोगों में इनका शुमार होता था। और पूरे वर्ल्ड में क्या कुछ हो रहा है उसको ये बहुत क्लोजली वॉच करते थे, पढ़ते थे, साहित्यों का अध्ययन किए और उनसे इन्फ्लुएंस्ड होकर भारत के समाज को रूढ़िवादी परंपराओं से दूर करने के लिए ये भारत में काम करने लगे। ये एक तरह से कनेक्टिंग लिंक के रूप में भी काम कर रहे थे अंग्रेजों के साथ। रिफॉर्म के परिप्रेक्ष्य इन्होंने सतीदाह प्रथा को रोकने के लिए अंग्रेजों के साथ कानून पास करवाया, ताकि जो भी व्यक्ति इस तरह की गतिविधि को प्रमोट कर रहा हो, किसी को प्रोवोक कर रहा हो कि आपको अपने हस्बैंड की चिता के साथ चल के मर जाना है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। और इसके लिए उन्होंने सख्त कानून बनवाए। उन्हीं सब कानून का
आज हम परिणाम देख रहे हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस आज के समय में प्रेजेंट टाइम में आप ये नहीं देख रहे होंगे कि भारत में सतीदाह प्रथा जैसी कोई केसेस देखने को मिल रही है। यदि मिलती भी है तो 10, 20, 15 सालों के दरमियान कहीं कोई इक्का दुक्का घटना घट गई देश के भीतर, उस पर भी मीडिया बहुत अटेंटिव है, उसको हाईलाइट करके उसके खिलाफ मोशन क्रिएट करना वो नहीं भूलते हैं। तो देश के भीतर आज जो स्थिति बदली है इसकी शुरुआत 18वीं सेंचुरी में हुई और उसका क्रेडिट जो है वो यही सोशल रिफॉर्मर्स को जाता है जिन्होंने इस तरह के रिफॉर्म की कवायद भारत में चालू की। जो मिशन था राजा राम मोहन राय का, इन्होंने एक संस्था की स्थापना की, ब्रह्म समाज। ये इक्वलिटी में बिलीव करता था, वुमेन एजुकेशन में बिलीव करता था, चाइल्ड मैरिज को खत्म करने के लिए काम करता था। इतना ही नहीं, इन्होंने न्यूज़पेपर भी निकाला इंग्लिश में, बांग्ला में, और महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए इन्होंने स्कूल खोला जहां महिलाएं पढ़ें, और युवाओं के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस की स्थापना की जहां पे वो कुछ स्किल्स को सीखें जो उनकी जीविका, रोजी रोटी को आगे बढ़ाए, समृद्ध बनाए। क्योंकि जब तक पॉवर्टी है तब तक आप कोई लड़ाई नहीं लड़ सकते। पॉवर्टी अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। तो लोगों को रोजगार मिले, काम मिले, महिलाएं शिक्षित हो, अर्ली चाइल्ड मैरिज की जो सिस्टम है, जो 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल में लड़कियों की या लड़कों की शादी हो जाती थी, वो बैन हो जाए। जो खुद अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता वो परिवार की जिम्मेदारी कैसे उठाएगा? वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से पूरे इंडिया में घूम घूम कर सोसाइटी बना के ब्रह्म समाज की कई सारी शाखाएं उन्होंने स्थापित की, और इस तरह से एक बड़ी लड़ाई उन्होंने लड़ी महिलाओं की शिक्षा के लिए, सतीदाह प्रथा के खिलाफ, चाइल्ड मैरिज के खिलाफ, और इसमें उन्हें अभूतपूर्व सफलता भी मिली। सरकार के साथ उन्होंने कानून भी बनाया इस सोसाइटी को चेंज करने के लिए। तो एक बहुत बड़ा क्रेडिट राजा राम मोहन राय को जाता है। 1833 में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है इंग्लैंड, ब्रिस्टल में, और इनसे, इनके कामों से प्रभावित होने वाले शख्सों की कमी भारत में नहीं थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर इन्हें अपना गुरु मानते थे और इनके काम से वो काफ़ी प्रभावित थे। अगली कड़ी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने वही काम स्टार्ट किया, शिक्षा को लेके, सामाजिक बुराई को लेके। आगे आने वाली पीढ़ियों ने भी इस फील्ड में बहुत सारा काम किया और धीरे धीरे एक सामाजिक चेतना की शुरुआत हो गई। तो जैसा कि मैंने बताया, भारत एक बहुत बड़ा देश है और अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशंस पे अलग अलग समस्याएं थी। तो पश्चिम भारत में क्या हो रहा था, उत्तरी भारत में क्या हो रहा था, मध्य भारत में क्या हो रहा था, नॉर्थ ईस्ट के एरिया में क्या हो रहा था, ये सब चीज़ों को, दक्षिण भारत में क्या हो रहा था, अलग अलग लीडरशिप के अंडर में, अलग अलग सोशल रिफॉर्मर के अंडर में ये कार्य चल रहे थे। इनके कार्यों के बारे में हम और विस्तार से जानेंगे अगली क्लास में जब हम लोग आएंगे। तो वहाँ पे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इवन आपको मैं ये बता दूँ, भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, जो कि 1930, 1940 के एरा में सामने आते हैं। और ये सिर्फ फ्रीडम फाइटर नहीं थे, कॉन्स्टिट्यूशंस मेकर सिर्फ बी आर अम्बेडकर नहीं थे। इन लोगों ने देश के भीतर, सोसाइटी के भीतर एक अलग क्रांति भी लगाई, उसको आगे बढ़ाया कि समाज में वो कैसे लोगों को और एजुकेट करे, लोगों की क्षमता को बढ़ाएं, सामाजिक कुरीतियों को मिटाएं। बहुत बड़े रिफॉर्मर थे महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर। तो आने वाले समय में इनके बारे में भी हम फिर और विस्तार में पढ़ेंगे। अभी के लिए हम लोगों ने जो पढ़ा उसमें जो सबसे मूल चीज़ थी वो थी, सबसे पहले वुमेन्स की क्या समस्याएं थी 18वीं शताब्दी में, कास्ट की स्थिति कैसी थी देश के भीतर, इनके समस्याओं को जानने के बाद इनके ऊपर लोगों ने काम क्या किया, किस तरह से समस्याओं को जो है राष्ट्रीय स्तर पे लिया गया, उसके खिलाफ आंदोलन किया गया, लोगों को एजुकेट किया गया, बताया गया, पढ़ाया गया, समझाया गया, कानून बनाया गया, और धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली इनका रिजल्ट दिखने लगा। और आज जब हम मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं आज़ादी के बाद, तो इनमें से बहुत सारी समस्याओं से हम अपने आप को मुक्त कर चुके हैं। बट अभी भी हमें और जागरूक होने की ज़रूरत है और काम करने की ज़रूरत है। दिल और दिमाग दोनों से एक डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए, इन सब सामाजिक बुराइयों से अपने आप को बचाने के लिए हमें
एक इक्वल सोसाइटी का निर्माण करना है और इसके ऊपर कार्य करना है। मिलते हैं फिर अगले क्लास में और लोगों के रिफॉर्म्स को देखेंगे, उनके द्वारा किए गए कार्यों को देखेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।